कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई ऑटो चला रहे हैं, कोई डिलीवरी कर रहे हैं, तो कोई रास्ते पर पराठे बेच रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैं एलएलबी कर रही थी। एलएलबी मैं खालसा कॉलेज ऑफ लॉ तो स्टार्ट की। एंड ये कोई इक्के दुक्के केसेस नहीं है। एक सिंपल गूगल सर्च भी कर लोगे तो आपको लॉयर्स के ऐसे कई अनफॉर्चुनेट केसेस मिल जाएंगे। अगर मैं लीगल प्रोफेशन की बात करूं, आई वुड से दैट फॉर इनिशियल 2-3 years, I would really advise you to forget about money. How much can someone look to expect if they are practicing lawyer in the High Court? To be honest, it's only 10K to 15K for a starting junior. If you get inside a litigation, don't expect any money from government. It's like zero money. देखो, जब आपका एक्सपीरियंस 0 to 5 years है, 16,000 से लेके 25,000। मैं जब शुरू किया था मैंने 1,500 रुपए पगार से शुरू किया था, और उसमें भी एक बहुत बड़ा था कि तेरे को पैसे मिल रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे से इंडियन लॉयर्स की एक सैड रियलिटी सामने आई। आज 79% वकीलों का कहना है कि इंडियन एडवोकेट्स 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। 79%। दिल्ली के एक फेमस एडवोकेट और ऑथर राजीव दुबे ने बताया कि देश में लाखों एडवोकेट्स जॉबलेस बैठे हैं। बेट लगा के कह सकता हूँ कि रैंडमली सर्वे कर लो, सिर्फ 10% लॉयर्स ही इनकम अर्न कर रहे होंगे, और वो 10% भी वो होंगे जिनके पापा या फिर चाचा इसी फील्ड में है। एंड आई एम रियली नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनी प्रोफेशन, या फिर अगर आप एक लॉयर बनना चाह रहे हो तो मैं ये वीडियो आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रही हूँ। बट बिफोर एंटरिंग इनटू एनी प्रोफेशन, आपको उस प्रोफेशन की हाईज के साथ साथ उसके लोज भी पता होने चाहिए। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज एक एवरेज टैक्सी ड्राइवर जिसने ना ही पढ़ाई की है ना ही कोई एग्जाम दी, पर उसके बावजूद भी ऑन एन एवरेज टैक्सी ड्राइवर्स महीने के 10,000 से तो ज्यादा ही कमा लेते हैं। टोटल अर्निंग रही है आज की 4,000 के आसपास। तो मेरे आज का प्रॉफिट वाइज निकल के आ रहा है 2,069। आज टोटल अर्निंग हुई है मेरी 2692 रुपए। और ये रहा अपना आज का अर्निंग उबेर का 2,108 रुपीज का अर्निंग। इनफैक्ट खुद एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ही कहा है कि अनफॉर्चुनेटली लॉ में पढ़ने वाले सारे बच्चे लीगल सेक्टर के नौकर यानी कि मजदूर बन के रह जाते हैं। अब हाँ, जैसे मैंने कहा कि हमें इस प्रोफेशन के अपसाइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सो डेफिनेटली जहाँ एक तरफ कुछ महीने का 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, वहीं कुछ लॉयर्स ऐसे भी हैं जो अपनी एक अपीयरेंस के लिए, एक हियरिंग के लिए दिन के 15-15 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। एक डिफेंस लॉयर या क्रिमिनल लॉयर टॉप लेवल पे इंडिया में वो कितने पैसे कमाते हैं पर मंथ? दिन के 30 लाख, दिन के 50 लाख। सो माय क्वेश्चन इज कि एक ही इंडस्ट्री में इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे हो सकता है? ये समझने के लिए चलो आज हम एक लॉयर की जर्नी को खुद एक्सपीरियंस करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक बच्चा 12th के बाद या तो 5 साल का एलएलबी या फिर एक डिग्री जैसे कि बीकॉम, बीए, बीबीए लेने के बाद 3 साल का एलएलबी का कोर्स कर सकता है। ना मोस्टली लोग ये दूसरा ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये ज्यादा अफोर्डेबल होता है। सो एक डिग्री खत्म करने के बाद 22 इयर्स की एज में, जहां मोस्टली किसी भी लॉ एस्पिरेंट के जो फ्रेंड्स होते हैं वो जॉब करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, हमारा लॉ एस्पिरेंट अभी भी अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू कर रहा होता है। वो भी लॉ की एडमिशन की तैयारी कर रहा होता है। इसमें मोस्टली एस्पिरेंट्स क्लैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो कि देश की 9th टफेस्ट एग्जाम है। लेकिन कुछ बच्चे स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि महाराष्ट्र में MHCET लॉ के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। अब यूजुअली एस्पिरेंट्स इसकी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जिसकी कम से कम मतलब एक डिसेंट कोचिंग क्लासेस की फीस एटलीस्ट 30,000 रुपए तो होगी। इसकी प्रिपरेशंस में एस्पिरेंट्स मिनिमम 1 से 2 साल डाल देते हैं, और एक बार ये एंट्रेंस क्लियर हो जाए तब बारी आती है लॉ कॉलेज के एडमिशन की। इस स्टेज तक मान लो हमारा एस्पिरेंट 24 साल तक हो चुका है। नाउ कट टू एडमिशन डे। लॉ में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU को बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। बेसिकली आप इनको लॉ सेक्टर के IITs बोल सकते हो। उसमें भी अगर आपको NLU बैंगलोर या फिर दिल्ली मिला तब तो लाइफ सेट है। बट इनकी एनुअल फीस 3,75,000 रुपीज पर ईयर होती है। मतलब पूरे कोर्स के लिए हमारे एस्पिरेंट को लगभग 11 लाख रुपए भरने होंगे। मगर सब ये फीस और NLU में एडमिशन ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर आप डिसेंट प्राइवेट लॉ कॉलेजेस देखोगे तो इंडिया में ऑन एन एवरेज उनके भी कोर्सेज की फीस रफली 4 से 5 लाख तो होती ही है। अब ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद 3 सालों में यानी कि 27 इयर्स की एज में मान लो उसकी डिग्री, हमारे लॉ एस्पिरेंट की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और फाइनली वो एक वकील बन जाता है। नाउ नॉर्मली 27 की एज तक बाकी फील्ड्स में काफ़ी लोग सेटल हो जाते हैं, कुछ की तो शादी होके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन फॉर आवर लॉयर द स्ट्रगल हैज़ जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि उसकी अर्निंग अभी भी 0 रुपीज़ है और वो अब जाके मार्केट में जॉब ढूंढने वाला है।
बट 1 मिनट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, सिर्फ लॉयर्स के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया में आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट इट्स पीक एंड कई मेडिकल सर्वेस के हिसाब से मेजॉरिटी इंडियंस आर जस्ट 1 मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। इसीलिए आज के टाइम्स में स्पेशली इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल कि आपकी फैमिली के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, जैसे कि एक्को हेल्थ इंश्योरेंस का प्लैटिनम प्लान। इस प्लान की सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली ये लगी कि ये ऑफर कर रहे हैं आपको 100% बिल पेमेंट, यानी किसी भी इमरजेंसी के वक्त आपको अपने पॉकेट से एक भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। प्लस क्योंकि इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कवरेज मिलता है, सो इन केस कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है विद अ हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी पॉलिसी ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यहाँ तक कि क्योंकि इस पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैप भी नहीं है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से एक अच्छा हॉस्पिटल रूम भी चूज कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट एनी एडिशनल चार्जेस। इसके अलावा कई ट्रेडिशनल पॉलिसीज में लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स भी होते हैं, लेकिन एक्को 0 वेटिंग पीरियड ऑफर करता है, यानी जिस दिन से आपने पॉलिसी खरीदा उसी दिन से आपकी हेल्थ इंश्योर्ड हो जाएगी। लेकिन हाँ, व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस पॉलिसीज यू हैव टू स्टार्ट यंग, क्योंकि कम एज में आपकी हेल्थ अच्छी होती है और इसीलिए आपका प्रीमियम जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। प्लस आप एक लॉन्ग टाइम के लिए भी इंश्योर्ड रहते हो एंड इसीलिए डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग आउट एक्को हेल्थ इंश्योरेंस टू सिक्योर योर एंड योर फैमिलीज फ्यूचर। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक और हम समझते हैं कि एक लॉयर का उसकी जर्नी का क्या एक्सपीरियंस होता है। अब जॉब के लिए किसी भी लॉ ग्रेजुएट के सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, एक कॉर्पोरेट प्रैक्टिस और दूसरा लिटिगेशन प्रैक्टिस। नाउ ये जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस होता है ये बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट जॉब की तरह ही होता है। इसमें एक लॉ ग्रेजुएट लॉ फर्म ज्वाइन करता है जो कॉर्पोरेट कंपनीज को लीगल कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, टैक्स लॉज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कॉर्पोरेट लॉज को फुलफिल करने में मदद करते हैं। और इस प्रैक्टिस में स्टार्टिंग पैकेज यूजुअली 12 LPA होता है, विच इज अमेजिंग। इसीलिए ही ऑलमोस्ट आज सभी लॉयर्स कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ही चूज करना प्रेफर करते हैं। लेकिन हर एक लॉयर इस फील्ड में एंटर नहीं कर पाता क्योंकि इसका एंट्री बैरियर इज एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि जो टॉप लीगल फर्म्स होते हैं वो सिर्फ NLUs या फिर दूसरे हाई प्रोफाइल लॉ कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स को ही हायर करना प्रेफर करते हैं। ये बात खुद एक एक्स CGI ने हार्वर्ड में दी एक स्पीच में कहा था कि हमारे देश में 1390 लॉ कॉलेजेस में से सिर्फ कुछ डजन भर ही एलीट टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं और कॉर्पोरेट लीगल सेक्टर सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस में से रिक्रूट करते हैं। उनका कहना था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की लॉ फर्म्स ग्रेजुएट्स के बीच भेदभाव कर रही है, जिससे मीडियोकर लॉ स्कूल के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स पीछे छूट जा रहे हैं। इस साल भी अगर आप देखोगे तो देश के 2 बड़े लॉ फर्म्स ने इन्हीं टॉप इंस्टीट्यूट से सिर्फ कुछ 100 लॉ फ्रेशर्स को ही रिक्रूट किया। कहने का मतलब है कि एक ऑर्डिनरी कॉलेज से लॉ पास करके एक आम लॉ ग्रेजुएट को 12 LPA का पैकेज मिलने के चांसेस काफी ब्लीक है। तो अब हमारे इस लॉयर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, लिटिगेशन प्रैक्टिस। इसका मतलब कुछ और नहीं, यही है कि लॉयर्स कोर्ट रूम में जाके उनके क्लाइंट्स के लिए केसेस लड़ते हैं। अब यहाँ पे ना कोई भी रैंडम लॉ ग्रेजुएट जाके कोर्ट रूम में केस नहीं लड़ सकता है। इसके लिए उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि कोर्ट्स के लॉयर रिकॉर्ड्स में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और खुद को रजिस्टर करने के लिए उसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE पास करनी पड़ती है। इसके बिना तो जजेस लॉयर को अपने सामने खड़ा भी नहीं करेंगे। इसीलिए हर साल इस एग्जाम के लिए 1 लाख लॉ ग्रेजुएट्स अपीयर होते हैं। सो अगेन लॉयर को अपना ड्रीम अचीव करने के लिए वापस एस्पिरेंट बन के मिनिमम 1 साल की प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है। नाउ अज्यूमिंग उसने 1 साल की प्रिपरेशन में AIBE एग्जाम क्लियर कर लिया तो फाइनली अब जाके वो ऑफिशियली एक लॉयर से एक एडवोकेट बन चुका है। देखो, जब एक लॉयर को कोर्ट्स पे जाकर लड़ने का लाइसेंस मिल जाता है तब उसे एडवोकेट कहते हैं। बट आपने भी देखा होगा कि लोग लॉयर और एडवोकेट इन दोनों भी शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर एस्पिरेंट, ही इज 28 नाउ एंड फाइनली वो अब जाके एक एडवोकेट बन चुका है, लेकिन अभी भी उसकी अर्निंग 0 रुपीज है। ये एडवोकेट वाला जो ट्रांजिशन है ये प्योरली एक बिजनेस है, मतलब कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में काम करना एक जॉब था और लिटिगेशन प्रैक्टिस यानी कि एडवोकेट जो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं वो भी प्योरली एक बिजनेस है। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब मुझे बताओ, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करने के लिए क्या जरूरी होता है? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स, राइट, जो आएंगे जब हमारे एडवोकेट के स्किल्स और उसके प्रोफाइल में क्लाइंट नेटवर्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये नया बना एडवोकेट केसेस जीतना तो छोड़ ही दो, कभी कोर्ट में एंटर तक नहीं किया है, क्योंकि कई लॉ कॉलेजेस में सिर्फ बुकिश नॉलेज ही पढ़ाया जाता है। बट हाँ, इसमें अगर कोई सेकंड जनरेशन एडवोकेट बन जाए तो उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट या फिर एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से एक तो गाइडेंस ले सकते हैं और दूसरी बात उनका लीगल नेटवर्क भी अपने फायदे के लिए लेवरेज कर सकते हैं। आज इंडिया में दुनिया के 2nd लार्जेस्ट नंबर ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स हैं। जानते हो कितने वकील हैं हमारे देश में? 60 लाख। यस, और इनकी भी कंडीशन बहुत बुरी है। तो जब कंपटीशन इतना हाई है तो हमारे नए बने एडवोकेट को इंडस्ट्री में सर्वाइव करने और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए एक सीनियर एडवोकेट के पास एज अ जूनियर एडवोकेट ज्वाइन करना पड़ता है।
ये रोल बेसिकली एक असिस्टेंट का ही होता है, जिसमें जूनियर एडवोकेट्स सीनियर को कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लीगल ड्राफ्टिंग और बेसिकली एक केस को कैसे हैंडल करना है उसमें मदद करते हैं। बट जूनियर एडवोकेट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दे आर एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेड। ये वाले नहीं, इनको हटा दो, बट स्टिल भाई ये भी इतने सारे मैटर्स है ना, क्या ही बताएं। हाल ही में द क्विंट ने देश के अलग अलग शहरों की जूनियर लॉयर्स का जब सर्वे किया तब सभी का एक ही जवाब था, वो एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा कम सैलरीज मिलती है जिससे वो बहुत ही नाखुश है। मन में बहुत ही शंका रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे खर्च निकलेगा, कैसे इनकम का क्या सोर्स है। पैसे के लिए अगर आप इस कार्य को करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि न। एक पुणे बेस्ड जूनियर एडवोकेट राजस नायक ने बताया कि हार्डली 5% सीनियर एडवोकेट्स अपने जूनियर्स को पे करते हैं, उसमें भी पहले के 6 से 7 महीने तो सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए ही मिलते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश्ड एक और एक सर्वे में तो जब देश के 5 बड़े हाई कोर्ट्स के एडवोकेट से सेम सवाल पूछा गया तो उसमें 46% ने यही आंसर दिया, पहले 2 सालों तक जूनियर्स को 5,000 रुपए से भी कम पे किया जाता है। अब हमारे एडवोकेट को आने वाले 5 सालों तक यानी कि 33 की एज तक 5,000 रुपए में ही सर्वाइव करना होगा। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ मेनी एडवोकेट्स इन इंडिया। अब मोस्टली कोई भी एक जूनियर एडवोकेट जैसे 6 से 7 सालों तक काम करता है, जिसमें स्टार्टिंग के 4 से 5 साल तक वो कम्प्लीटली अपने सीनियर के लिए ही काम करता है। एंड देन एक बार उसे थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए और उसका क्लाइंट नेटवर्क बढ़ जाए तब वो बाहर जाके अपने खुद से भी इंडिपेंडेंटली केसेस लड़ सकता है, बट वाइल स्टिल वर्किंग फॉर द सीनियर लॉयर। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर किसी भी लॉयर को हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना होता है तो उसे 2 मैंडेटरी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। पहला, एडवोकेट को मिनिमम 2 साल सबऑर्डिनेटेड कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना कंपलसरी होता है, और दूसरा, उनको बार काउंसिल में एक डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसीलिए ही 37 की एज तक भी हमारा एडवोकेट जॉब नहीं छोड़ेगा और अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए अगले 2 सालों तक यानी कि एज 37 तक वो इंडिपेंडेंटली केसेस लड़ेगा ताकि उसका सीनियर उसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफर करे। बट अभी तक भी उसकी बेस सैलरी 10,000 से 30,000 ही रहेगी। नाउ सेशन कोर्ट में 2 साल के एक्सपीरियंस और अपने सीनियर के सर्टिफिकेट और 8 साल की मेहनत के बाद एडवोकेट की हाई कोर्ट की जर्नी फाइनली शुरू हो जाती है। नाउ वेरियस सोर्सेज के हिसाब से इस शुरू के स्टेज पे यानी कि 38 इयर्स की एज तक एक हाई कोर्ट एडवोकेट मिनिमम 50,000 रुपीज तक अर्न कर लेता है। अब इस स्टेज पे अगर एक एडवोकेट एक साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो तो अपना खुद का ऑफिस खोल सकता है, बट दिस इज द एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एडवोकेट्स इन इंडिया। नाउ ऐसा क्यों है बस 2 मिनट में बताती हूँ, लेकिन इस करियर स्टेज पे हिंदुस्तान टाइम्स को 5 टॉप हाई कोर्ट्स के 75% एडवोकेट्स ने बताया कि हाई कोर्ट्स में सीनियर हो जाने के बाद भी यानी कि इन टोटल 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद एडवोकेट्स पर ईयरिंग के 80,000 रुपीज तक चार्ज कर लेते हैं। यानी कि अगर मंथली 15 ईयरिंग्स भी पकड़े तो पर मंथ एक सीनियर हाई कोर्ट का एडवोकेट 12 लाख तक अर्न कर सकता है पर मंथ। मतलब 3 साल की डिग्री, 3 साल की LLB, 12 साल की लॉ प्रैक्टिस, इन टोटल 18 सालों के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं 40s या फिर मिड 40s में एक एडवोकेट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस महीने के 12 लाख रुपए तक कमांड कर सकता है। एंड रही बात उन केसेस की जो मैंने आपको इंट्रो में बताया कि कुछ लॉयर्स महीने के क्रोर्स तक कमा लेते हैं, तो वो मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स होते हैं। एक्चुअली हाई कोर्ट के आगे बहुत ही कम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना लग आजमाते हैं, क्योंकि इंडिया का हर कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसके लिए एडवोकेट को 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी होता है। एक, मिनिमम 2 साल देश के किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना। दूसरा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR यानी कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड लॉयर के अंडर 1 साल जॉब करना। और तीसरा, उन्हें AOR की एग्जाम क्लियर भी करनी पड़ती है, लेकिन इंडिया में इसे बहुत ही कम एडवोकेट्स पास कर पाते हैं। आज इंडिया में 60 लाख में से सिर्फ 2,700 ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स है, यानी कि सिर्फ इन 2,700 लोगों के पास ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करने की परमिशन होती है। और इसीलिए ही ये देश के सबसे एक्सपेंसिव एडवोकेट्स है। कुछ टॉप एडवोकेट्स जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पर अपीयरेंस के मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए कमांड करते हैं। एंड दे डील विद टॉप क्लाइंट्स टू, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज वगैरह। बट आई रिपीट, सिर्फ 2,700 लोग आउट ऑफ 60 लाख लॉयर्स। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी ऑफ लीगल सिस्टम इन इंडिया। एंड अगेन मैं वापस अपने आप को क्लियर करना चाहती हूँ, दिस इज नॉट टू डिस्करेज एनी लॉ एस्पिरेंट, बट माई पॉइंट इज कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, आपको डेफिनेटली उस इंडस्ट्री के इन्स एंड आउट्स, उसके हाईज
एंड एक्सट्रीम लोज भी पता होने चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में आज की तारीख में किस लेवल तक का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है उसके बारे में पता होना चाहिए। लीगल फील्ड में तो क्या आप जानते हो, जूनियर एडवोकेट्स के लिए कोई मिनिमम वेज लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब ऐसा कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जो जूनियर लॉयर्स का, जूनियर एडवोकेट्स का एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके। और यही मेरे हिसाब से ये सारे फसाद की जड़ है। मेरे खुद के कितने फ्रेंड्स हैं जो पिछले 3 से 4 सालों से किसी सीनियर लॉयर के अंडर में बिल्कुल फ्री में काम कर रहे हैं। उन्हें लिटरली 1 रुपया भी नहीं पे किया जाता है। सिर्फ काम के पर्पज से अगर कहीं ट्रैवल करना हो तो कन्वीनियंस चार्जेस दिए जाते, दैट्स इट। मुझे बताओ, हम सब इंडियंस हमारे न्याय प्रणाली पे, हमारे जस्टिस सिस्टम पे इतना भरोसा करते हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम की नींव पे ही ऐसे ओवरवर्क्ड, अंडरपेड, एक्सप्लॉइटेड लॉयर्स और एडवोकेट्स होंगे तो क्या हमारे देश का भविष्य सुरक्षित भी है? मेरे हिसाब से लीगल फील्ड में डेफिनेटली अपडेट्स की जरूरत है। कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी लॉस लाने की जरूरत है जो हमारे इंडियन लॉयर्स और एडवोकेट्स की जिंदगी को बदल सके, उन्हें एक बेहतर फ्यूचर दे सके और ज्यादा लॉयर्स और एडवोकेट्स को मोटिवेट कर सके आके इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए।